चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 3 है ना? क्या नाम था? जनन स्वास्थ्य, है ना? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बढ़िया क्वेश्चन है इसका ये। एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना? एमटीपी बोलते हैं ना इसको, है ना? एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सहगर्भता समापन क्या है ना? अबॉर्शन वाली कहानी क्या है? तो इसके दो प्रभाव बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही, गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही, गर्भावस्था पता ना, है ना? प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही गर्भाशय में बच्चे का समापन कर दिया जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? चिकित्सीय सहगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कहते हैं। इसे अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है ना? अबॉर्शन के नाम से भी तो जाना जा, तो पता होगा अब तो ये क्या है? चिकित्सीय सहगर्भता समापन है। क्या होगा चिकित्सीय सहगर्भता समापन? क्या हो चिकित्सीय सहगर्भता समापन? गर्भावस्था अगर पूरी होने से पहले ना, गर्भावस्था पूरी नहीं हुई, गर्भावस्था कितनी होती है? 9 महीने के आसपास, 9-10 महीने के आसपास की होती है, ठीक है? अगर उसके पूरा होने से पहले ही, पूरा होने से पहले ही बच्चे को गर्भाशय में ही क्या कर दिया जा रहा? समाप्त कर दिया जा रहा, तो इसे क्या कहते हो तुम? अबॉर्शन कहते हैं, चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहते हैं। और ये कितने कितने टाइम तक करा सकते हैं इसको बताओ? महीने, एक हफ्ते। इसे अबॉर्शन के नाम से भी जाना जाता है। एमटीपी को मादा भ्रूण हत्या के लिए कराना भारत में प्रतिबंध है, प्रतिबंध है ये, ठीक है? गैर कानूनी है। इसके लिए 1971 में, सन याद रखना, सन, इसका सन जरूर याद रखना, ठीक है? 1971 में भारत में कानून बनाया गया है, ठीक है? इसके प्रभाव क्या है? देखो प्रभाव क्या है इसके। यह है एमटीपी तब कराई जाती है, एमटीपी तब कराई जाती है जब मादा और भ्रूण दोनों में से किसी की जान को खतरा हो, तो एमटीपी लीगल हो सकती है। कब लीगल हो सकती है? वैसे ये कानूनी अपराध है करानी, ठीक है? क्योंकि मादा भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी इससे, तो इसके लिए कानून बनाया गया था 1971 में भारत में, ठीक है? लेकिन ये लीगल है। कब लीगल है? जब या तो मादा को या बच्चे को क्या हो? कोई खतरा हो उनकी जान को, ठीक है? या असुरक्षित यौन संबंध बनाए गए हो, जैसे रेप के केस में भी लीगल है, ठीक है? और दंपत्ति संतान ना चाहती हो, ठीक है? अगर कोई दंपत्ति संतान नहीं चाहती हो, ये हो गया कि किसी के 10-12 बच्चे हो गए, ठीक है? और वो अब आगे बच्चे नहीं चाह रहे, तब भी लीगल कर दी जाती है सरकार के द्वारा। तथा यदि गर्भ निरोधक उपाय विफल हो गए हो, गर्भ निरोधक उपाय मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं क्या क्या होते हैं, वो विफल हो गए हो, जैसे कॉपर-टी गर्भ निरोधक उपाय है। कॉपर-टी पढ़ा था कहीं? मल्टीलोड 375 कॉपर-टी, ठीक है? आईयूडी पढ़ा था ये, आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइस बोलते हैं इनको। समझ आ गए एमटीपी क्या है? कोई दिक्कत यहाँ था क्या? एमटीपी बताइए जरा। हाँ, एमटीपी तब कराएगा भैया जब हो क्या है, इसका मतलब क्या है? चिकित्सीय सहगर्भता समापन का मतलब क्या है? भैया इसमें बच्चे का समापन जब कराया जाएगा। बता क्या हो चिकित्सीय सहगर्भता समापन? एमटीपी। अगर बच्चे को जन्म होने से पहले ही पेट में मार दिया जा रहा तो वो क्या कहलावा? अब बता, क्या बताया मैंने? अगर चिकित्सा दिमाग कहाँ दे रहा? फोकस नहीं है तेरा यहाँ, पता नहीं किसे याद कर रही सुबह सुबह बैठी यहाँ। क्या हो फिर चिकित्सीय सहगर्भता समापन? अगर कोई मादा है, जैसे वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो बच्चा नहीं चाह रही, ठीक है, तो क्या करेगी? वो क्या करेगी? उस बच्चे का समापन करेगी। तो उसी तो क्या कह रहे तुम? चिकित्सीय सहगर्भता समापन, इसे अबॉर्शन के नाम से जाना जा। पता नहीं क्या कर रही, इतना आसान भी बताया नहीं जा रहा। आगे क्या करेगी तू? अगले चैप्टर तो बहुत हार्ड है। आगे देखो जरा क्वेश्चन,
बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु, बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु देने वाली कुछ विधियां बताइए। देने वाली कुछ क्या बतानी? विधियां बतानी। बंधे दंपत्ति जिनको मतलब बच्चे नहीं हो सकते उनको बंधे दंपत्तियां बोलते हैं। ऐसे पेरेंट जिनको बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है, तो क्या बताना? उनके संतान पाने हेतु कुछ क्या बतानी? विधियां बतानी। मतलब वो बच्चे पैदा कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या बच्चे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, वो विधियां बतानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है? बंध्यता किसे कहते हैं, ठीक है, बंध्यता किसे कहते हैं? यदि कोई नया शादीशुदा का जोड़ा 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संबंध बना रहा है, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उस दंपत्ति को क्या कहा जाता है? बंधे कहा जाता है। समझ आ गया? समझ आ गया भाई ये? उसके बाद बंध्यता से छुटकारा पाने के लिए कुछ तकनीकें होती है जिन्हें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? ART कहते हैं। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लिखना? सिर्फ बंध्यता की परिभाषा लिखनी है। अगर बंध्यता आ गया, बंधे दंपतियों को संतान, क्वेश्चन भी याद रखना क्या क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं। बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। सबसे पहले अगर उसने बंध्यता पूछ ली तो उसने लिख दिया कि बंध्यता किसे कहते हैं, तो बंध्यता लिख दियो किसे कहते हैं, ठीक है। यदि कोई शादी का जोड़ा है, नया शादी का जोड़ा है, 2 साल तक असुरक्षित यौन संबंध बनाता है, फिर भी क्या होता है, ठीक है, संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, तो उसको क्या कहते हैं? बंधे कहते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसा तो है हमारे समाज में क्या है, अब साइंटिस्टों ने बहुत सारी तकनीकें बना दी हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हो तुम? ART मतलब इनको जो तकनीक होती है इनको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक जनन प्रौद्योगिकी बोलते हैं इनको। तो बहुत सारी तकनीक बना दी गई है अब जिनसे क्या हो सकते हैं? बच्चे पैदा हो सकते हैं, बंधे दंपत्तियों के भी। सबसे पहली जो टेक्निक है वो कौन सी है? सबसे पहली तकनीक कौन सी है? टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें पात्र निषेचन मतलब शरीर के बाहर निषेचन तथा भ्रूण स्थानांतरण करते हैं। देखो जरा इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, यहाँ से लिखनी है तुम्हें। वो लाइन भूल भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिखनी है तुम्हें। इस विधि में प्रयोगशाला में स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु को निषेचित कराया जाता है। इसके पश्चात बने 8 कोशिकीय, कितने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 8 कोशिकीय भ्रूण, कितने कोशिकीय भ्रूण? 8 कोशिकीय भ्रूण को स्त्री की अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी पता क्या हो? अंडवाहिनी पता ना क्या हो? पता ना? ये अंडवाहिनी हो है ना, ये वाली है, ये क्या हो? ये अंडवाहिनी, ठीक है। तो अंडवाहिनी में तथा 8 से अधिक कोशिकीय वाले भ्रूण को गर्भाशय में, 8 कोशिकीय वाले भ्रूण को तो अंडवाहिनी में स्थानांतरित करते हैं, अगर उससे ज़्यादा वाला हुआ तो कहाँ करेंगे? गर्भाशय में, इसमें स्थानांतरित करेंगे। तो जिसे अंतः गर्भाशय स्थानांतरण IUI इंट्रायूटराइन ट्रांसफर, IUT इंट्रायूटराइन ट्रांसफर कहते हैं। तो क्या है ये? क्या है ये? पात्र निषेचन टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? पुरुष से क्या लोगे तुम? शुक्राणु, और मादा से क्या लोगे? अंडाणु। दोनों में क्या कराओगे? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन। उस निषेचन के बाद क्या होगा? भ्रूण बनेगा। अगर वो 8 कोशिकीय भ्रूण है तो उसको मादा की किस में कराओगे? अंतरोपण किस में कराओगे? स्थानांतरण किस में कराओगे? अंडवाहिनी में। अगर 8 से ज़्यादा कोशिका वाला भ्रूण बना तो उसको किस में स्थानांतरित कराओगे? गर्भाशय में, ठीक है। यही क्या है तुम्हारा? पात्र निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो पहली विधि तुमने पढ़ ली। अगर कोई बंधे दंपत्ति है तो उसको संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? किसकी सहायता से हो सकती है? टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से हो सकती है, ठीक है। दूसरी विधि क्या है? गिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। गैमिट, जी मतलब गैमिट, गैमिट का मतलब युग्मक हो ना, युग्मक। जी मतलब गैमिट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमिट इंट्रा मतलब अंदर, फैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी,
और ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। तो युग्मक का कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? अंडवाहिनी में, ठीक है, किस में? अंडवाहिनी में। और युग्मक कौन होगा यहाँ? कौन युग्मक होगा? किसका स्थानांतरित करूँगा मैं? किसको स्थानांतरित करूँगा यहाँ? किसको? युग्मक को क्या हो? युग्मक मादा युग्मक को करूँगा अंडवाहिनी में। शुक्राणु को करूँगा, शुक्राणु नर युग्मक हो ना, तो उसको कहाँ करूँगा? अंडवाहिनी में। उसमें इस विधि में स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन भ्रूण के लिए अनुकूल होती है, अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकती है उनके लिए किसी अन्य दाता स्त्री के अंडाशय से लेकर उस स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित करते। जिन स्त्रियों को गर्भाशय की समस्या होती है उनकी अंडवाहिनी में बने भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर सकते हैं। देखो जरा, पढ़ लियो से यार, बहुत ईजी है ये। तो पढ़ लेंगे। अगले वाला देख लो, इसको समझाने में कुछ है ही नहीं, अगले चैप्टर इससे हार्ड है में, ठीक है, ध्यान रखियो। कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस तकनीक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। इसमें किसी दाता पुरुष से शुक्राणुओं को लेकर स्त्री की योनि या स्त्री के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है, जिसे अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन IUI कहते हैं। पढ़ लियो, इनमें से कोई सी ना कोई सी एक जरूर पूछेगा वो, ध्यान रखियो मेरी बात, ये कोई एक विधि जरूर पूछेगा वो इनमें से। ये हाँ आगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे याद, ये तुम्हारे याद ही नहीं हुए थे, मुझे पता हो गए थे यार। यौन संचारित रोग, ठीक है, चाय पीनी है ना? चाय पीनी क्या? यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के यौन संचारित रोग का वर्णन कीजिए। यौन संचारित रोग क्या हो? क्या हो यौन संचारित रोग का मतलब? यौन संबंध बनाने से फैलते हैं जो, ठीक है। यौन संचारित रोग क्या हो? जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रोग यौन संबंध बनाने से फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। STD बोलते हैं इनको इंग्लिश में, STD, S मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। या दूसरा नाम क्या है? जनन मार्ग संक्रमण, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रतिज रोग, वर्नल है ये, वर्नल डिजीज, ठीक है, जैसे गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, जनन मार्ग की हर्पीस और ट्राइकोमोनियासिस। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, इन रोग में से, यौन संचारित रोग में से जरूर क्वेश्चन आएगा इस बारी, ठीक है, जरूर, मतलब जरूर पढ़ के जाइए भाई इनको, ठीक है। 4-5 हैं। गोनोरिया क्या हो? गोनोरिया का मतलब हो तो सुजाक। क्या होता है गोनोरिया का मतलब? किससे होता है? नाइसेरिया गोनोरियाई। किससे होता है? नाइसेरिया गोनोरियाई, निसेरिया गोनोरियाई जीवाणु से होता है। किससे होता है? और तो ये भी पूछ लेगा वो गोनोरिया का जो वो होता है, गोनोरिया किस रोग जनक से होता है या किस रोगाणु से होता है? तो किससे होता है? जीवाणु से होता है, और जीवाणु का नाम है निसेरिया गोनोरियाई, ठीक है। हिंदी में इसको निसेरिया पढ़ा जाता है, इंग्लिश में इसको नाइसेरिया पढ़ा जाता है, ठीक है, नाइसेरिया गोनोरियाई, ठीक है, लिख लोगे। उसके बाद इसमें हो गया, यह स्त्रियों में बहुत कम होता है, स्त्रियों में नहीं होता है, ठीक है। स्त्री इस रोग की वाहक होती है, फैला सकती है। ये तो सर ये भी लेजर ट्रीटमेंट करा रखो। और रात के भी देख रहे हैं आप? देख रहा नहीं ना, इस फोन बनवाने में लेट वो करवा रखा, लेजर ट्रीटमेंट करवा रखा ना, तो तुम्हें तो बहुत सुंदर होगा ट्रीटमेंट। और चल रहे आ जाए, आज पता दो उसको तुम्हें पहले पता था, मुझे नहीं पता था। मतलब मेरे चेहरे गड्ढे से इस तरह बना गए, फिर नहीं बचता जाऊंगा। उम्र कम हो गया। किस्म हो भाई, ये स्त्रियों में बहुत कम हो, लेकिन इस रोग की क्या हो? वाहक। वाहक का मतलब क्या हो? वाहक मतलब क्या हो? फैलाने वाली है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली, ठीक है। इस रोग वाहक का तो मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दे रखा, तुम्हें पिज्जा वाला एग्जाम्पल देकर समझा रखा, ठीक है। इस रोग से पुरुषों के जनन मार्ग या मूत्र मार्ग में जलन व सिसन में क्या आगे की ओर पीला द्रव निकलता है, ठीक है।
यह रोग धीरे धीरे मूत्राशय और पुरस्थ ग्रंथि, बताया था ना कहाँ पुरस्थ ग्रंथि, बताया था, याद है कुछ? नर जनन तंत्र याद है कुछ? कौन कौन सी ग्रंथियाँ हो इसमें? यहाँ कौन सी हो या दिल से वाली? शुक्राशय हो है। और यहाँ क्या हो, ये दाने से दो? अच्छा, ये कौन सी हो? अच्छा, और यहाँ भी हो कुछ ऐसा करके? शुक्राशय हो है। अच्छा जी, पढ़ रखा है हमने, इसका मतलब है। और फिर इधर क्या हो ये? अच्छा, और फिर यहाँ से कुछ ऐसा करके निकलेगी, ऐसे ऐसे जाएगी, ये क्या जाएगी? इधर जाएगी, और फिर इधर ऐसे बनेगा कुछ, क्या बनेगा ये क्या हो? ये मूत्राशय, ठीक है। और ये क्या हो? ये क्या हो? ये अच्छा, भूल गए तुम? देखो जरा, यहाँ देख लो, बस पढ़ लियो जाकर, ठीक है। यह रोग धीरे धीरे मूत्राशय और पुरस्थ ग्रंथि तक फैल जाता है। इस रोग का उपचार प्रतिजैविक एंटीबायोटिक से होता है। मैंने बता रखा है ना, जब भी कोई जीवाणु से होगा रोग तो उसके उपचार में क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रतिजैविक। सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज किसने करी थी? सन 1900। हाँ, अच्छा, और कौन सी थी? पेनिसिलिन। कैसे करी थी? पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से करी थी, ठीक है। पेनिसिलिन थी सबसे पहले प्रतिजैविक। किसके लिए थी? और ये सूक्ष्म जीवों के लिए थी। मुझे ये बताओ, ये किस कौन से रोग में उपचार थी कर रही थी ये? भूल गए? चैप्टर आने दो, बताऊंगा तुम्हें फिर, याद तो तुम करते नहीं कुछ। अगला देखो जरा, सिफिलिस। पढ़ो इसको, सिफिलिस को जरा। क्या सिफिलिस हो? गोनोरिया पता चल गया? कैसे हो? पहली लाइन बस अगर तुमने ये लिख दी ना कि वो कैसे हो रहा, निशेरिया गोनोरिया से, उससे ही इम्पैक्ट पड़ जाएगा। बस आगे तुमने जो मर्जी लिख रखा हो। फिर ये कैसे हो? सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलेडियम, है ना? ये भी जीवाणु से हो। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है, दूसरा क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि जो ये हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, ठीक है, किन्हीं दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम लिखिए जो सिर्फ जीवाणु से होती है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो जीवाणु से क्या क्या लिख दोगे तुम? पहली वाली कौन सी लिख दोगे? गोनेरिया या सुजाक। दूसरी कौन सी लिखोगे? सिफिलिस, ठीक है। अगर पहली लाइन में तुमने ये लिख दिया ना कि गोनोरिया किससे हो रहा, इससे उस पर इम्पैक्ट पड़ जाएगा एग्जामिनर से। इसका मतलब बच्चे ने पढ़ रखा, ठीक है। गोनोरिया या सुजाक, किससे हो गोनोरिया या सुजाक? निसेरिया गोनोरिया से, ठीक है। दूसरी है सिफिलिस। सिफिलिस में क्या हो, किससे हो? ट्रिपेनोमा पैलेडम से, ठीक है। पहली लाइन यही लिखनी है उसके, ये तो भूलने ही नहीं तुम्हें। रोगजनक उसके भूलने ही नहीं है, ठीक है। रोगाणु ये भूलने ही नहीं, इनको जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, जरूर मतलब जरूर, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे हैं, जनसंख्या विस्फोट भी है, तो मैंने वही क्वेश्चन लिख रखे हैं इसमें जो आने की बहुत ज़्यादा चांस है। 30-35 क्वेश्चन है ये लगभग, तो ये तो तुम्हें याद हो ही सकते हैं यार। इतना तो मैंने पढ़ा ही रखा, ये तो तुम्हें पहले के ही याद होंगे। जो नहीं याद है अब थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लियो बस घर बैठ कर आराम से। सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? यह रोग ट्रिपेनोमा पैलेडम नामक जीवाणु से होता है। यह रोग स्त्री व पुरुष दोनों को होता है। तो जो गोनोरिया था वो सिर्फ पुरुष में हो रहा था, स्त्री उसकी वाहक थी, ठीक है। और लेकिन ये जो सिफिलिस है किस में होगा? ये दोनों में होगा, स्त्री में भी होगा पुरुष में भी होगा। इस रोग में स्त्री की योनि पर तथा पुरुष के जनन मार्ग पर लाल रंग के चकत्ते, सिंपल सी बात है, लाल रंग के दाने हो जाएंगे, ठीक है।
यह रोग जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे यह मस्तिष्क, दिमाग को, यकृत मतलब लीवर को, हृदय को प्रभावित कर देता है। इसका उपचार पेनिसिलियम नामक प्रतिजैवी से होता है। लो बस यहीं पढ़ ली हमने पेनिसिलियम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आज तक वैसे पूछा नहीं गया इतना डीप क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेनिसिलियम किस रोग में काम आती है, तो किस रोग में काम आती है, सिफिलिस में। बस क्वेश्चन यही तो बनेंगे, क्वेश्चन एक नंबर के, और क्या बनेंगे, इनमें से ही बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो बना क्वेश्चन, नया फ्रेम क्वेश्चन कहाँ से होगा, इनमें से ही होगा। हो गए। पहली लाइन क्या लिखनी इसमें, यह रोग किस हो, सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम से। दूसरी लाइन क्या लिखनी, ये रोग किस में हो, मादा में भी होगा पुरुष में भी होगा। फिर क्या लिखना, इस रोग में जनन मार्ग हो ना जो उनके, वहाँ क्या हो जाएंगे, चकत्ते हो जाएंगे लाल रंग के, ठीक है। और इस रोग को ठीक कैसे कर सकते हो तुम, क्या दी जाती है, पेनिसिलिन, मतलब प्रतिजैविक। तो पेनिसिलिन में प्रतिजैविक की एंटीबायोटिक है ना ये, प्रतिजैविक। उसके बाद जनन मार्ग की हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं इसको, जेनाइटल हर्पीज या जनन मार्ग की हर्पीज। पहली लाइन क्या, विषाणु से हो रही है। अभी तक मैंने तुम्हें जो पढ़ाए दो, वो किससे हो रहे थे, जीवाणु से। तो जीवाणु वाला अगर क्वेश्चन आया, तो तुम्हें कौन कौन से लिखने हैं, गोनोरिया लिखना, और दूसरा कौन सा लिखना, सिफिलिस। गोनोरिया किससे होता है, नीसेरिया गोनोरियाई से, और सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपेनोमा पैलिडम से, ठीक है। उसके बाद जनन मार्ग की हर्पीज है। जनन मार्ग की हर्पीज एक विषाणु से होता है, किससे होता है, विषाणु से। जो विषाणु से होते हैं रोग वो खतरनाक होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, विषाणु वाले। तो विषाणु से होता है, कौन से उससे होता है, कौन से विषाणु से होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। इस रोग के कारण स्त्रियों की योनि तथा पुरुषों के शिशन में दर्द होता है, जिससे छाले पड़ जाते हैं। इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, इसलिए तो खतरनाक है जेनाइटल हर्पीज, इसका कोई उपचार नहीं है, ठीक है। एड्स का भी कोई उपचार नहीं है, तो ये भी खतरनाक है, एड्स की तरह ही है ये भी, ठीक है। तो वायरस से आया, अगर पहले तो ये लिख दोगे तुम जनन मार्ग की हर्पीज, दूसरा क्या लिख सकते हो, एड्स लिख सकते हो, वो भी तो यौन संचारित रोग है, ठीक है। ये छोड़ दो, मुश्किल आएगा ये, इसको पढ़ना हो पढ़ लियो, वैसे तो मेरे हिसाब से मुश्किल आएगा ये। इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं छुड़वा रहा हूँ ये, मुझे नहीं लगता ये आएगा, ट्राइकोमोनियासिस। अगला पढ़ लियो एड्स किससे हो, वायरस से। तो दो तुम्हारे जीवाणु वाले हो जाएंगे, 2 कौन से हो जाएंगे, वायरस वाले, ठीक है। सिर्फ साइड को पढ़ लो, यह है रोग ट्राइकोनोमा वेजिनेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये किससे होता है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, नाम में ही है ट्राइकोमोनियासिस, मतलब ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। और किससे हो, प्रोटोजोआ से, ना वायरस से होता ना बैक्टीरिया से होता, किससे होता है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। इससे स्त्रियों की योनि में खुजली तथा पुरुष व स्त्री के जनन मार्ग में सफ़ेद पानी निकलता है, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज। इसका उपचार ओरियोमाइसिन नामक और ट्राइमाइसिन से होता है, किससे होता है, ओरियोमाइसिन, ओरियो बिस्कुट है ना, ओरियोमाइसिन और ट्राइमाइसिन से होता है, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं इसको, वही, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस। उसके बाद एड्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे हम, 8वीं क्लास से। यह रोग किससे हो, HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, से होता है। जीवाणु नहीं है ये, क्या है ये, विषाणु से होता है, ठीक है। इस रोग में व्यक्ति को क्या है, थकावन, कमजोरी, बुखार, सिर दर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें त्वचा पर सफ़ेद रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर की प्रतिरोधक। अगर एड्स में होता क्या है, बहुत सारी बीमारियां होंगी, ठीक है, वो जाएंगी ही नहीं, सही नहीं होने की, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएंगी, तुम उनसे लड़ ही नहीं पाने, तुम कमज़ोर हो जाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका, एड्स का, ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे। और जिससे अंत में व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु तय है, इसमें मरना तय है, ठीक है।
इस रोग से बचने के लिए कंडोम का उपयोग करना चाहिए। इंजेक्शन की सुई, ये तो पढ़ा रखा मैंने तुम्हें, इंजेक्शन की सुई का उपयोग एक बार करना चाहिए। रक्त लेते समय ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि रक्त HIV से मुक्त हो। ठीक है, इस रोग की रोकथाम का प्रयास जीन प्रौद्योगिकी से किया जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी है ना, उससे किया जा चुका है। ठीक है भाई, तो अगला चैप्टर, इसको पहले अपने दिमाग में पचाओ जो मैंने तुम्हें पढ़ाया अभी, ये अभी करा था मैंने। पहला गोनेरिया या सुजाक, तो गोनेरिया या सुजाक किससे होता है? नाइसेरिया गोनेरियाई से। ठीक है, दूसरा कौन सा लिखोगे जीवाणु से? सिफिलिस। सिफिलिस किससे होता है? ट्रिपैनोमा पैलिडम से। ठीक है, जीवाणु से खत्म। उसके बाद विषाणु से पूछा उसने, तो विषाणु से एक तो जनन मार्ग की हर्पीज हो गया। ठीक है, जनन मार्ग की हर्पीज होगा। किससे होता है हर्पीज? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से। दूसरा कौन सा होगा? एड्स होगा विषाणु से। ठीक है, और एक क्या बच गया? प्रोटोजोआ वाला। प्रोटोजोआ वाला कौन सा था? ट्राइकोमोनियासिस था। किससे होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, है ना, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से प्रोटोजोआ है। वाइट डिस्चार्ज होता है इसमें, सफ़ेद पानी निकलता है। ये तो पढ़ लोगे तुम, ये पढ़ लोगे। एड्स की फुल फॉर्म ये तो तुम्हें बताइए, एड्स की फुल फॉर्म तो पता ही तुम्हें। ए मतलब एक्वायर्ड, आई मतलब इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ठीक है भाई, चैप्टर है अगला वाला, बड़ा मस्त चैप्टर है। ठीक है, वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस क्या है? मानव आनुवंशिकी में इसकी क्या उपयोगिता है? मानव आनुवंशिकी में इसकी क्या उपयोगिता है? पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। तो पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं? चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। ठीक है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति किसे कहते हैं? 1 नंबर में डेफिनेशन, वंशागति इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? क्या? मतलब अगर लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने ना, तो इसे क्या कहते हो तुम? और विविधता किसे कहते हैं? बच्चों में जो, वो क्या कहते हैं? विविधता। तो वंशागति और विविधता दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। क्या बोलते हैं उनको? आनुवांशिकता, जेनेटिक्स, है ना। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री है ये, पेडिग्री नहीं है, पेडिग्री। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? मानव आनुवंशिकी में इसकी क्या उपयोगिता है? मानवांशिकी में इसकी क्या उपयोगिता है? देखो जरा, हार्डी एवं वीनवर्ग ने आनुवंशिकी लक्षणों व आनुवंशिक रोगों को अध्ययन करने के लिए, अगर तुमने पहली लाइन नहीं लिख दी ना, हार्डी और वीनवर्ग, बस यहीं से होगा उसका काम, इसे पिघाल दिया तुमने उसको। ठीक है, हार्डी और वीनवर्ग, क्योंकि साइंटिस्ट तुम्हें याद है, तुम भूल नहीं रहे साइंटिस्ट भी। ठीक है, इसका मतलब तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, वंशावली विश्लेषण, और ये क्वेश्चन वही है जो आएंगे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, यही पढ़ने हैं तुम्हें अब, और कुछ पढ़ना ही नहीं, चाहे आए चाहे ना आए, तुम्हें लिखने यही। ठीक है, तो तुम्हें यही पढ़ने, और कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। और कुछ तुम पढ़ने बैठोगे तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना सारा दिमाग में याद ही नहीं रख पाओगे। ठीक है, ध्यान रखिए ये बात मेरी, कभी तुम इससे अलग कहीं और भटक जाओ और तुम्हें ये याद नहीं है और तुम कुछ और याद करने बैठ गए। ये वही क्वेश्चन जो मैंने आने वाले हैं और आएंगे 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 100% आएंगे, ये तुमने देख लिया होगा परिबोर्ड में भी। ठीक है, तो तुम्हें कौन से याद करने? ये वाले याद करने, जो तुम्हें पिछला याद है याद है। ठीक है, जो तुम्हें याद है पिछला याद है, लेकिन तुम्हें कौन से याद करनी है? एक दिन पूरा दिया जाएगा तुम्हें 23 तारीख का, 24 को है ना पेपर तुम्हारा, 25 को, तो 24 का दिन तुम्हारा पूरा दिया जाएगा तुम्हें, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ये रट्टे मारने में। ठीक है, 23 को कल को मैं खत्म करवा दूँगा, 24 का दिन पूरा आया तुम्हारे पास, कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं आना उस दिन तुम्हें। भैया बोले तुम्हें नहीं आना, मैं वो कह दूँ भैया को। ठीक है, ये इनका बायोलॉजी का पेपर है, एक दिन पूरा चाहिए इनको। ठीक है, ये नहीं घर बैठ कर तुम फिर कुछ पढ़ नहीं रहे, पूरा दिन पढ़ना, सुबह से लेकर शाम तक यही मारने तुम्हें रट्टे। आज भी यही मारने जितने पढ़ा दूंगा, कल को भी यही मारने जो कल पढ़ा दूंगा, फिर पूरा दिन
उस दिन क्या करना, परसों क्या करना, पूरा दिन शुरू से लेकर आखिरी तक यही बस 30 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दिमाग में बिठा के रहने, हाँ मुझे यही लिखने, चाहे आए चाहे ना आए, बस। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन 3 से लिख दिया ना उसमें, तुम्हारा नंबर नहीं काटते हुई, बढ़िया एकदम मस्त नंबर आएंगे तुम्हारे, 50+ आएंगे। तुमने ये क्वेश्चन लिख दिया आराम से 70 में से, मस्त। यही भी लिख दिए, उनकी बात नहीं कर रहा मैं जो पेपर मारा कि ये लिख दिए अगर। तो क्या है, किसने आनुवंशिकी रोगों की क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए हार्डी विनबर्ग ने क्या बनाया था, ये विधि बनाई थी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वंशावली विश्लेषण। तो वंशावली विश्लेषण क्या हो, हार्डी विनबर्ग ने एक विधि बनाई थी आनुवंशिक रोगों को क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसी का कहते हैं वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवा रखा है मैंने, ये बहुत सिंपल बना रखी तुम्हारे लिए बारे मैंने। मानव आनुवंशिकी में इसकी उपयोगिता क्या है, मानव आनुवंशिकी में इसकी क्या उपयोगिता है। मानव में भी आनुवंशिक लक्षणों व आनुवंशिक रोगों की वंशागति ठीक इसी प्रकार से होती है जैसे कि अन्य जीवों पर। मानव के ऊपर प्रयोग नहीं किया जा सकता, परंतु अन्य जीवों के अध्ययन के आधार पर रोगों की जानकारी प्राप्त कर इनका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, पढ़ लियो उसके एक बारी वंशावली विश्लेषण, बढ़िया है। एक संकर क्रॉस तो पढ़ाया मैंने, एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। देखो एक संकर क्रॉस क्या है, इसका प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। पहला नियम था ना मेंडल का, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। तो पिछली बार ये आ चुका है द्विसंकर क्रॉस वाला क्वेश्चन, इस बार मैंने इसलिए रखा उसको। ठीक है, जो द्विसंकर क्रॉस का था वो 2025 में पूछ लिया उसने। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस भी पिछली बार ही पूछ लिया उसने। तो किसके चांस है, एक संकर क्रॉस के। ठीक है, क्या एक संकर क्रॉस। सबसे पहले प्रभाविता का नियम क्या हो, प्रभाविता का नियम, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों को लेकर क्रॉस कराया जाता है तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण, जो नहीं होने के उन्हें बस। ये इसका मतलब तुम्हें याद है, प्रभाविता के नियम याद है ना। 2 लक्षणों को लेकर, कितने लक्षणों को लेकर, जैसे तुमने पौधे, एक तो पौधे की ऊंचाई, मतलब एक लंबा पौधा ले लिया, एक मोटा पौधा, 2 लक्षण होंगे ना। ठीक है, तो जब उनको लेकर क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। पहली पीढ़ी में वही लक्षण प्रकट होंगे जो प्रभावी होंगे, रटवा रखा है तो तमाम ना। दूसरा क्या होगा, जो दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी होंगे। ठीक है, क्या किया सबसे पहले, मेंडल ने शुद्ध बोने व शुद्ध लंबे पौधे का चयन किया जिन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन यही है, इसमें पॉइंट वाइज लिखवा रखा मैंने इसमें तुम्हें। तो सबसे पहले क्या करना, मेंडल ने शुद्ध बोने पौधे और शुद्ध लंबे पौधे का चयन किया जिन्हें क्या कहा गया, पेरेंटल। ठीक है, पेरेंटल, हाँ पेरेंटल ये तो बोलते हैं इनको, पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी, सिंपल ही। ठीक है, ये जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी। तो शुद्ध लंबा पौधा, ये शुद्ध बोना पौधा। इसकी जीन क्या होती है, शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी। ठीक है, बोने पौधे क्या होती है, स्मॉल टी। फिर इनके क्या बनेंगे, उमक। तो इसमें से भी क्या आएगा, कैपिटल टी, इसमें से भी क्या आएगा, ये पहली पीढ़ी बना दो क्रॉस करके, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पहली पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी, फीलियल जनरेशन 1। F मतलब होता है फीलियल जनरेशन 1, प्रथम पीढ़ी बस। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इनका क्या कराओगे, स्वपरागण कराओगे। ऐसे लिख दोगे, एक तरफ ऐसे लिख दोगे इधर। ये पुनेट वर्ग है ना, आरसी पुनेट ने दिया था, इंग्लैंड का था यो, है फ्रांस का, ब्रिटेन का। देखो जरा, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको ऐसा कर दो, ज़्यादा बन गए, ऐसे कर दो। इसकी इसमें कैपिटल टी, इसकी फिर इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। ये पौधा कैसा है, शुद्ध लंबा। ये पौधा कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, शुद्ध बोना। तो इनका फिनोटाइप, ये F2 पीढ़ी आ गई है तुम्हें, तो इनका जीनोटाइप फिनोटाइप लिखना है तुम्हें। इसका जीनोटाइप कितना हो, जीनोटाइप हो इसका। जीन कैसी दिख रही तुझे, ये अलग दिख रहा पौधा, ये दोनों एक जैसे दिख रहे, ये अलग दिख रहा। हाँ 1 एक तो अलग, 2 फिर ये सेम, फिर ये अलग।
तो कैसे होगा 1:2:1, ये क्या हो इसका, लेकिन ये है तो तीनों लंबे, देखने में तुम्हें लंबे लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब फिनोटाइप कैसा होगा इनका, 3 तो लंबे और 1 बौना। तो फिनोटाइप कैसा होगा इनका, फिनोटाइप क्या हो जो तुम्हें बाहर से देखने से पता चला, और जीनोटाइप क्या हो जो अंदर से, जीन का जो उसका प्रारूप है। समझ आ गया ये क्वेश्चन। जो गुण लिंग उपस्थित जीन, अच्छा ये वो है लिंग सहलग्न गुण। हाँ इसका क्वेश्चन यार, इसका क्वेश्चन भी लिखना तुम्हें, इसका क्वेश्चन था इसमें भी शायद आधा ही लिख रखा क्या तुमने, ये इसके 2-3 पॉइंट लिखवा रखे हैं मैंने, इसके 2-3 पॉइंट लिखवा रखे थे ना मैंने। सबसे पहले शुद्ध बौना पौधा, फिर F1PD, फिर उसके बाद देखे जरा, हाँ ये था आगे, वही तो मैं सोच रहा, मैंने सब लिखवा रखा मैंने। अगले वाला वो फोटो भूल गया मैं खींचना है। ये पूरा क्वेश्चन देख लियो, ये इसमें पहली लाइन ये है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी, 2-3 लाइन है इसमें, है ना। जीनोटाइप फिनोटाइप भी लिखवा रखे मैंने इसके। अगला वाला पेज देख लियो अपनी कॉपी में लिखा हुआ, अपनी कॉपी में ही तो पढ़ोगे तुम बैठ के, तो अपनी कॉपी में से निशान लगा लियो आराम से। अगला वाला क्या है, लिंग सहलग्न गुण किन्हें कहते हैं, क्वेश्चन है ना इसमें, हाँ ये रहा है, इसमें क्वेश्चन लिखवा रखा मैंने, लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, ठीक है। लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, यदि एक वर्णांत पुरुष का विवाह, ये तो तुम क्वेश्चन तो तुम खुद कर लोगे अगर आया तो, ये तो पौधशाला मैंने सिखा रखे हैं ना कैसे करने हैं। तो लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, अगर 1 नंबर में परिभाषा आ गई कि लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं, या लिंग सहलग्न रोग किन्हें कहते हैं, ठीक है सेम ही है, लिंग सहलग्न गुण किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जो गुण लिंग गुणसूत्र X तथा Y पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन्हें लिंग सहलग्न गुण कहते हैं। ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष वंशागति के क्रम का पालन करते हैं। तो लिंग सहलग्न गुण किन्हें कहते हैं, जो गुण लिंग गुणसूत्र X और Y पर उपस्थित जीनों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, उन्हें लिंग सहलग्न गुण कहते हैं। ये गुण पीढ़ी दर पीढ़ी विशेष वंशागति के क्रम का पालन करते हैं, ठीक है भाई, लिंग सहलग्न गुण कहते हैं उनको। समझ आएगा, 1 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पक्का 100% मतलब 100%, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा इनमें से, या तो मेंडेलियन विकार में से आएगा या क्रोमोसोमल विकार में से आएगा। इसमें बहुत सारा है, मैंने बहुत सारा पढ़ा रखा, लेकिन मैंने तुम्हें वही लिखवाए हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस यही है, इस चैप्टर में मैंने यही पढ़ा है, मेन जो मेरा वो था उद्देश्य था, ये था मुझे पढ़ाना इस चैप्टर का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारा ये खत्म है, ये अगला चैप्टर है फिर ये, है ना, DNA RNA में अंतर। तो आनुवंशिक विकार क्या हो, आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, इनको कितनी श्रेणी में बांटा गया, 2 श्रेणी में, ठीक है। यहाँ ध्यान रखो, अपनी कॉपी बंद कर दो। आनुवंशिक विकार क्या हो, आनुवंशिक विकार, ठीक है, मेंडेलियन विकार हो, पहला मेंडेलियन विकार, दूसरा क्रोमोसोमल विकार। मेंडेलियन विकार कौन कौन से हो, मेंडेलियन विकार इसमें लिख रखा है, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका रक्ता, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांतता और फिनाइल कीटोनूरिया जरूर आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पक्का मतलब पक्का 100%, ठीक है, कटने का नहीं हो, पढ़ कर जाना ही जाना है हो, जरूर बिल्कुल नहीं कटने का, मैं कह रहा ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। लिख लियो तो, वीडियो तो तुम्हारे पास है ही है, तो मैं कहूँगा तो वो आएगा तो आएगा। इसमें देख लियो, अपना पेपर में मिला के देख लियो कितने क्वेश्चन है इसमें से बायोलॉजी के, जब तुम्हारा पेपर आएगा ना उसके बाद घर आके मिला के देखियो, जो मैंने बताया तुम्हें कि 30 क्वेश्चन इनमें से कितना आया, ठीक है, आएगा, ऐसे नहीं करना, मुझे बताना, मैंने तो बना रखा है पेपर वो तो मुझे बताना क्या आएगा, ठीक है। तो आनुवंशिक विकार कौन कौन से आनुवंशिक विकार, एक तो मेंडेलियन विकार, विकार मतलब रोग, है ना, तो एक तो मेंडेलियन विकार हो, दूसरे क्या हो, क्रोमोसोमल विकार। मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन रोग, ठीक है, वे विकार जिनका अध्ययन मेंडल के वंशागति के नियम के आधार पर किया जाता है, तो उन्हें मेंडेलियन विकार कहते हैं।
कौन से विकार, क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, जरूर मतलब जरूर, ठीक है। मेंडेलियन विकार किन्हें कहते हैं? मेंडेलियन विकार वे विकार जिनका अध्ययन मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के 3 नियम थे, ठीक है, अगर उनके आधार पर क्या करा जा रहा है, इनका अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, इन नियमों का, तो वो क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन विकार कहलाते हैं, ठीक है। मेंडेलियन विकार बिंदुत परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। बिंदुत परिवर्तन बताया था ना, क्या क्या होता है बिंदुत परिवर्तन? क्या होता है? एक क्षार युग्म क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई और उसकी जगह, एक क्षार की जगह दूसरा क्षार आ जाता है, इसे बिंदुत परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। बिंदुत परिवर्तन का एक उसमें इसमें पढ़ा तो रखा है मैंने, दात्र कोशिका रक्ता पढ़ा रखा है, सिकल सेल एनीमिया, इसमें बिंदुत परिवर्तन, ठीक है। तो देखो जरा कौन कौन से हो इसमें? हीमोफीलिया। रोग कौन कौन से हो? ये तुम भूल भी गए मेंडेलियन विकार किन्हें क्या है, उसके उदाहरण ये जरूर याद रखने, रोग जरूर याद रखने तुम्हें। कौन कौन से याद रखने? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्ता, ठीक है, वर्णांधता और फिनाइलकीटोनुरिया, 4 हो, चारों के 4 नाम याद रखने तुम्हें। सबसे पहला हीमोफीलिया याद रखना, हीमोफीलिया सबसे पहली लाइन, जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ ना ऐसे ऐसे ही याद रखना। मैं अभी सुनूंगा, बिल्कुल अभी, ठीक है, अभी सुनूंगा मैं ये, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा अलर्ट मोड में डाल दो, ठीक है, ध्यान पूरा यहाँ, फोकस यहाँ। हीमोफीलिया मेंडेलियन विकार है। कौन सा विकार है? 4 मेंडेलियन विकार। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा और चौथा फिनाइलकीटोनुरिया। कौन कौन से हो? हाँ, वर्णांधता, फिनाइलकीटो हीमोफीलिया में क्या हो? यह है एक एक्स संलग्न रोग है, मतलब ये जो रोग होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। किस पे होता है? ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पे। समझ आ गया? एक्स संलग्न रोग मतलब इसका मतलब है जो ये रोग होगा किस पे होता है? एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। पहली लाइन यही लिखनी, यहीं से शुरू करना। यह रोग कैसे? एक्स संलग्न रोग है हीमोफीलिया, ठीक है। इस रोग में खून का थक्का बनने वाली प्रोटीन प्रभावित होती है। क्या हो इस रोग में? खून का थक्का बनने वाली प्रोटीन। नॉर्मल जो खून का जो थक्का होता है वो 2 से 8 मिनट में बनता है। तो उसमें जो प्रोटीन है खून का थक्का बनाने वाली वो क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली अगर तुम्हें छोटा सा भी कट लगा ना तो खून बहता रहता है, ठीक है, थक्का नहीं जमता खून का। तो देखो जरा क्या होगा, प्रोटीन प्रभावित होती है। इस रोग में व्यक्ति को छोटी सी चोट लग जाने पर सामान्यतः खून का थक्का नहीं जमता है और बहुत देर तक खून निकलता रहता है। इस रोग की वाहक इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को माना जाता है। बहुत सिंपल है ये तो यार, लिख दोगे तुम, इसको बना के भी लिख दोगे। बस ये बात याद रखनी है, ये जो रोग होता है ये एक्स संलग्न रोग होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता, ठीक है। जो खून का थक्का जमाने वाली जो प्रोटीन होती है वो प्रभावित हो जाएगी। इसका मतलब अगर तुम्हें छोटी सी भी चोट लगी तो खून बहता रहता है, उसका थक्का नहीं जमता, ठीक है। और इसको वाहक कौन है इसकी? इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया। लिख दो इसके बारे में। पहली लाइन अगर तुम्हें ये याद है कि इसके ये जो रोग होता है एक्स संलग्न रोग होता है, ठीक है। पहली लाइन यही लिखनी है, उस पर प्रभाव पड़ेगा एकदम एग्जामिनर पे जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा होगा। पहली लाइन यही लिखनी, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? दात्र कोशिका अरक्ता, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। कभी वहाँ सिकल सेल एनीमिया आ गया और तुम देख रहे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और दात्र कोशिका अरक्ता बात एक ही है। देखो यार, यह है अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है। एलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है। एलिंग क्रोमोसोम तो लैंगिक क्रोमोसोम कौन कौन से हो? या तो XX हो या XY हो, उनसे नहीं लगता है। मतलब उन जो वो क्रोमोसोम है उन पर नहीं होने का, ये उनसे अलग हो जाएगा। जो दैहिक क्रोमोसोम थे उन पर हो जाएगा ये रोग, ठीक है। तो एलिंग क्रोमोसोम जो लैंगिक क्रोमोसोम है उन पर नहीं होने का ये रोग, दैहिक गुणसूत्र पे हो जाएगा ये, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्री हो, ठीक है। क्रोमोसोम अप्रभावी रोग है। इस रोग में हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में 6वीं स्थिति पर ग्लूटामिक अम्ल GAG बोलते हैं इसको, GAG ग्लूटामिक
अम्ल की जगह वैलिन GUG, ए की जगह बस यू आ जाएगा, आ जाता है, जिसके कारण आरबीसी का आकार द्विअवतल से कैसा हो जाएगा, हंसी आकार, दंती के आकार का, है ना। द्विअवतल से हटकर हंसी आकार हो जाता है और रोगी को सांस लेने में कमी, खून की कमी, चक्कर आना, जोड़ों का दर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है तुम्हें, मेन क्या बात याद रखनी इसमें, क्या बात याद रखनी इसमें, ग्लूटामिक अम्ल की जगह क्या आ जाता है, वेलिन, और किसमें, हीमोग्लोबिन की, बस ये बात याद रखनी तुम्हें इसमें। कौन सी बात याद रखनी, ग्लूटामिक अम्ल की जगह कौन आ रहा, वेलिन आ रहा, और कौन सी पोजीशन पे, हीमोग्लोबिन की। तुम्हारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा रक्त कैसा होता है, लाल होता है। तो इस हीमोग्लोबिन की बहुत सारी वो होती है, ऐसे श्रृंखला होती है, तो उसकी 6वीं पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक अम्ल की जगह कौन आ जाएगा, ग्लूटामिक अम्ल का वो भी लिख देना तुम्हें इसमें, कोडोन। GUG की जगह क्या आ जाएगा, GAG की जगह क्या आ जाएगा, GUG, ए की जगह बस यू आ जाता है। ठीक है, ग्लूटामिक अम्ल, G मतलब ग्लूटामिक, GUG और GAG। ठीक है, GAG मतलब ग्लूटामिक अम्ल और GUG मतलब वैलिन। ठीक है, V मतलब वैलिन, ऐसे याद रखिए, या U है ना, UV वैलिन, और GAG ग्लूटामिक अम्ल, ये तो याद ही रहेगा तुम्हें, G से। ग्लूटामिक अम्ल की जगह क्या जाता है, वैलिन। ठीक है, और ये कौन से रोग हैं, क्रोमोसोमल विकार है या मेंडेलियन विकार है, मेंडेलियन विकार चल रहे हैं। पहला तुमने पढ़ लिया, कौन सा पढ़ा तुमने, हीमोफीलिया। दूसरा दात्रोकोशिका, सिकल सेल एनीमिया भी से क्या है। ठीक है, तीसरा कौन सा है, फिनाइल कीटोनूरिया। वर्णांता तुम्हें पता है, इसमें लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है ना, वर्णांता में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको। अगर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कर लोगे हो, अगर किसी वर्णांध स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो उनकी भावी संतानों की बच्चे कैसे होंगे, भावी संतान का क्या क्या वर्णांध होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, संभावनाएं हैं। कर लो क्वेश्चन, देख के जाइए क्वेश्चन उसमें। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, बिन देखनी। ठीक है, आ सकता है वहाँ से क्वेश्चन, 2-3 साल हो गए आया नहीं, तो आ सकता है वहाँ से क्वेश्चन, देख के जाइए सेफ साइड में। ठीक है, बहुत आसान है वैसे तो वो। ठीक है, करा दूँगा, चलो क्वेश्चन करा दूँगा। फिनाइल कीटोनूरिया, यह भी एलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है। एलिंग क्रोमोसोमल है ये भी, एलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी रोग है। यह जन्म से ही बच्चों में उपापचयी मेटाबॉलिक, ठीक है, क्रिया में कुछ कमी आ जाने के कारण, क्रिया ये किया बताए क्या, उपापचयी क्रिया, किया नहीं, उपापचयी क्रिया में कहाँ क्रिया है, कहाँ क्रिया है, उपापचयी क्रिया में कुछ कमी आ जाने के कारण होता है। इसमें फिनाइल एलेनिन, क्या, फिनाइल एलेनिन, एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन किस में बदलता है, टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन जमा होने लगता है। फिनाइल एलेनिन बदलना किस में था, टायरोसिन में, लेकिन जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है वो एंजाइम इसमें क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। इसका मतलब जब वो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलेगा ही नहीं वो, तो फिनाइल एलेनिन क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, जमा होने लगता है, और मानसिक दुर्बलता व गुर्दे मतलब किडनी है ना, किडनी के द्वारा कम अवशोषित होने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्णांता। 3 पढ़ा दिए मैंने तुम्हें, मेंडेलियन विकार। सबसे पहला हीमोफीलिया, रानी विक्टोरिया वाला, ये एक्सिस सहलग्न रोग है ना। ठीक है, खून मतलब चोट लगी, खून बहता रहेगा, ढक्कन जमने का, प्रोटीन प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद दूसरा दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, हीमोग्लोबिन, दात्र कोशिका अरक्तता, हीमोग्लोबिन याद रखना 6वीं पोजीशन पे। ग्लूटामिक जो एसिड है, ग्लूटामिक अम्ल है, उसकी जगह कौन ले लेता है, वैलिन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो आरबीसी है उसका आकार कैसा हो जाएगा, द्विउत्तल से द्विउत्तल कैसा, ऐसा कुछ होना, द्विउत्तल
अवतल होगा ये तो, द्विउत्तल ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, चलो ऐसा ही है। द्विअवतल से हटकर कैसा हो जाएगा, हाशियाकार, दंती के आकार का हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा लास्ट वाला कौन सा है, ये तीसरा, फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया क्या हो, इसमें क्या होगा, जो फिनाइल एलनिन था उसको बदलना किसमें था, टायरोसिन में। तो फिनाइल एलनिन टायरोसिन में नहीं बदलता, वो एंजाइम क्या हो जाता है, अनुपस्थित। तो इसका मतलब फिनाइल एलनिन क्या होने लगता है, जिससे मानसिक दुर्बलता हो जाएगी, किडनी में कम एब्जॉर्ब होगा, वो अवशोषित होगा, बस खत्म। मेन यही पॉइंट याद रखने, लाइन टू लाइन थोड़ा ही नहीं याद रखोगे तुम यार। मेन जो तुम्हें उसमें याद, जो तुम्हें लिखने ही लिखने उसमें जाके, पूरा सेंटेंस तो खुद बना लोगे थोड़ा थोड़ा, तो बस मेन पॉइंट याद रखने उसके बस, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्णांता। वर्णांता क्या बोलते हैं, कलर। यह है एक्स संलग्न रोग है। तो एक्स संलग्न रोग दो हैं, पहला कौन सा, हीमोफीलिया, दूसरा कौन सा, वर्णांता, ठीक है। बाकी जो है वो एलिंग अप्रभावी रोग है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति विशेष रोग और विशेष रंगों है ना, विशेष रंगों में पहचान नहीं कर पाता है। यह रोग आंख में उपस्थित रेटिना के कोन्स कोशिका के खराब हो जाने के कारण, रोड और कोन्स दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं हमारे इसमें आंख में। कोन्स क्या होती है, जो रंगों को पहचानती है, जिससे तुम ये रंग बिरंगा संसार देख पा रहे हो ना, ठीक है। तो वो कौन सी कोशिका है तुम्हारी आंख में, कोन्स। और जो रोड होती हैं वो रात को देखने में तुम्हारी मदद करती है, रात को एक्टिव होती है, काला काला दिखता है ना वो, वहाँ पे कौन सी एक्टिव होती है, रोड, ठीक है। तो जैसे उल्लू हो ना, उसकी रोड बहुत विकसित हो, तो उसको रात को बिल्कुल साफ दिखाई दे, ठीक है। उल्लू की जो रोड कोशिकाएं होती हैं आँख की, वो बहुत ज़्यादा विकसित होती हैं। कौन कोशिका खराब हो जाने का कारण होता है, यह पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। स्त्री रोग की क्या होती है, वाहक होती है। इसकी पहचान आईसी-हारा टेस्ट है ना, आईसी-हारा टेस्ट से की जाती है। कौन सी हारा, इसी-हारा या आईसी-हारा, हिंदी में इसको इसी-हारा पढ़ते हैं, वैसे आईसी-हारा होती है, ठीक है भाई। चारों रोग हो गए, कौन कौन से हो गए, मेंडेलियन विकार होंगे, 4 विकार होंगे, जरूर आएगा यहाँ से क्वेश्चन, या तो मेंडेलियन विकार से आएगा या क्रोमोसोमल विकार से आएगा, ठीक है। क्रोमोसोमल विकार, ऐसे विकार जो क्रोमोसोम की अधिकता, अनुपस्थिति या असामान्य विन्यास होने के कारण होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर क्रोमोसोम घट गए, बढ़ गए, ख़त्म हो गए वहाँ से, ठीक है, कुछ और हो गया, वहाँ से गायब हो गया अपने आप क्रोमोसोम, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो रोग होंगे ना, जो रोग होंगे उनको रोग को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल विकार बोलेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो या ज़्यादा। डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होना है ना, 21वें क्रोमोसोम पे एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, तो बढ़ जाए इसमें। डाउन का मतलब वैसे क्या हो, घटना, कम होना, नीचे, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा हो, इसमें डाउन का, जहाँ भी डाउन सिंड्रोम होगा उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। यही याद रखना, इसी ट्रिक से याद रखना तुम, नहीं तो भूल जाओगे। और टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, घट जाएगा एक, ठीक है। तो इसमें 47 गुणसूत्र पाए जाए इसमें, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसकी खोज लैंगडम डाउन ने 1866 में की थी। यह रोग 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति, मतलब कॉपी हो जाने के कारण होता है। 21वें क्रोमोसोम की एक और क्या बन जाएगी, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी, ठीक है। और कुल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 बढ़ जाएगा ना इसमें डाउन सिंड्रोम में। मेरे हिसाब से पता है क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है इस बारी, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मुझे लग रहा है आएगा, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में अंतर करने को आएगा। डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में अंतर करने को कर दियो अंतर, ठीक है। 47 गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति छोटे कद के होंगे, चौड़ी हथेली होगी,
और मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ होता है। ठीक है, लक्षण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली लाइन क्या लिखोगे अंतर में, उसकी परिभाषा। फिर दूसरे उसमें इनके क्रोमोसोम, इसमें 47, इसमें 45, और लास्ट में आगे इनके क्या लिख दोगे, लक्षण। इसमें क्या हो, खुला हुआ मुँह, ठीक है, लिख दोगे इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, अच्छा ये अंतर लिखवा रखा मैंने इसमें। तो पहले आ रखा है टर्नर और क्लाइनफेल्टर में क्या अंतर, वैसे तो मैंने डायरेक्ट लिखवा रखा है, टर्नर सिंड्रोम पहले पढ़ा रखा, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या, इस रोग का कारण एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है। तो इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में, डाउन में बढ़ जाएगा, टर्नर में कम हो जाएगा। तो इसमें टोटल गुणसूत्र कितने हो, 45, वैसे नॉर्मल कितने हो, 46। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक कम, एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो 45 हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये नारी क्या होती है, बांझ, क्योंकि अंडाशय का विकास कम हो जाता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला कौन सा बचा अब तुम्हारा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ जाने के कारण होता है। अर्थात ऐसे पुरुष में 47 क्रोमोसोम होंगे, ऐसे पुरुष बांझ होते हैं और नारी वाले लक्षण आ जाते हैं। इसमें आवाज़ पतली, वर्षण छोटे और दाढ़ी मूंछ कम आना आदि लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश। अब ये सारे के सारे 7 है, नहीं 4 वो और 3 ये। ठीक है, इनको अपने दिमाग में सोचो बैठ के। भी क्या पढ़ा तुमने, अभी अगला चैप्टर है ये डीएनए आरएनए वाला। इसमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे, 2 चैप्टरों में से एक जो मैंने पढ़ा दिया है, अगले वाला जो पढ़ाऊंगा। अगला चैप्टर है ये। ठीक है, आनुवंशिकता का आणविक आधार। ठीक है, जो पिछला वाला चैप्टर पढ़ा है वो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा आएगा तुम्हारा, कम से कम 15-17 नंबर का इसमें से ही आएगा। ठीक है, 15 से 20 तक भी पहुंच सकता है। ये देख लो, 70 में से 20 नंबर बहुत बैठते हैं 2 चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। तो इसको पढ़ के एक ये वाला, एक इससे अगला वाला आधे हो जाएंगे तुम्हारा, आधे चैप्टर हो जाएंगे पूरे। ठीक है, 5वां चैप्टर है ये। सबसे पहले डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ लियो। और ये तो बैठे सुन रहे हैं बस, मुझे कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं। डीएनए आरएनए में अंतर, ठीक है, डीएनए आरएनए में अंतर, ये तो पढ़ रखे हो तुमने। सबसे पहले क्या लिखोगे डीएनए आरएनए में अंतर, इधर डीएनए क्या लिखोगे, डीएनए की फुल फॉर्म लिखोगे। इधर भी आरएनए की फुल फॉर्म लिख दोगे। डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो, डीऑक्सी न्यूक्लिक। इधर आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा डीएनए में दूसरा पॉइंट यह है अस्थायी अणु होता है, और ये क्या हो, आरएनए एक डीएनए से कम अस्थायी हो। ठीक है, उसके बाद इधर इसमें कौन सी शुगर हो, कौन सी शर्करा हो, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। आरएनए में कौन सी हो, राइबोस शर्करा। ठीक है, डीएनए में कौन सी शर्करा हो, आरएनए में, ठीक है, ये एक अस्थायी अणु डीएनए और दूसरा कम अस्थायी अणु। ठीक है, कौन सा अंतर बताया था मैंने पहला, यह स्थायी अणु होता है डीएनए और आरएनए में। हाँ, पहला पॉइंट क्या बताया था, यह एक स्थायी अणु होता है। डीएनए की फुल फॉर्म बताएगी। डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो, पूरा नाम डीएनए का पता, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। डीएनए का पूरा नाम, डीएनए आरएनए बहुत पहले पूछा जा। डीएनए आरएनए में अंतर क्या हो, उसका डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो, आरएनए का क्या, डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो, हाँ, आरएनए का डीऑक्सी, आरएनए, आर मतलब राइबो, राइबोसोम नहीं, राइबो। अच्छा, फिर इसमें डीएनए में पहला अंतर, यह एक स्थायी अणु होता है
आरएनए में, या डीएनए की अपेक्षा कम स्थायी अणु होता है। फिर इधर डीएनए में इसमें डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होती है और इसमें राइबोसोम शर्करा होती है और यह आनुवंशिक पदार्थ होता है। अच्छा, अगला भी याद है। देखो जरा, डीएनए की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या द्विकुंडलित डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डीएनए की रचना का, डीएनए द्विकुंडलित जो संरचना थी डीएनए की किसने दी थी? वाटसन और सन 1953 में। ठीक है, इसके बारे में बताना है डीएनए की संरचना बतानी। ठीक है भाई, तो डीएनए एक आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक है। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक। आनुवंशिक सूचनाओं क्या है? वाहक। मतलब एक पीढ़ी से कहा जाएगा दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, यह लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। इसकी खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशन ने की थी। डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की थी? न्यूक्लिन नाम दिया था इसने। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की जानकारी सबसे पहले 1953 ईस्वी में किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने। तो इसकी संरचना नहीं पता थी सबसे शुरू में, जब ये किसने? फ्रेडरिक मिशन ने इसको खोजा 1869 में। ठीक है, फ्रेडरिक मिशन ने। तो इसकी संरचना नहीं पता थी, ये कैसा हो, लंबा हो, छोटा हो, गोल हो, ठीक है, कैसा हो। तो इसके बारे में जानकारी किसने दी? वाटसन और क्रिक ने। और कैसा होता है? द्विकुंडलित। कैसा होता है भाई? ये द्विकुंडलित होता है। ये कैसा? द्विकुंडलित होता है। ठीक है, किसने बताया? वाटसन और क्रिक ने। खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मिशन ने। क्या करता है डीएनए? होता क्या है? आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। उसके बाद डीएनए की रचना का दोहरा हेलिकल मॉडल। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल बोलते हैं इसको। इस नियम के, इस मॉडल के अनुसार देखो क्या हो, संरचना बनवाई थी मैंने इसमें। कहाँ इसकी संरचना? उसमें बना रखी देना। ये थी, हाँ चलो कोई नहीं, ये तो मैं यही बना लूँगा। बस बन गई। ठीक है, देखो जरा। डीएनए की रचना का दोहरा हेलिक्स मॉडल। इस मॉडल के अनुसार डीएनए अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो प्रति समांतर श्रृंखलाओं से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मतलब बहुत सारा, न्यूक्लियोटाइड बताया है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या हो? न्यूक्लियोटाइड क्या हो, न्यूक्लियोसाइड क्या हो, इसमें अंतर भी करने को मैंने तुम्हें बता रखा है। न्यूक्लियोटाइड क्या हो बताना जरा। तीन चीज़ों से मिलकर बनाओ न्यूक्लियोटाइड। किस किस से? पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन क्षार। अगर ये तीनों होंगे तो न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होगा। तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक इधर श्रृंखला बनाते हैं ऐसी। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फिर उसके प्रति समांतर, प्रति समांतर का मतलब अगर इसकी दिशा 5 डैश से 3 डैश है तो दूसरी वाले की दिशा कहाँ से कहाँ होगी? 3 डैश से 5 डैश। तो इसके उल्टी होगी ये। ठीक है, समझ लो। अगर इधर इसका सिर है, इधर इसका पैर है, तो इधर इसके पैर होंगे, इधर इसके सिर, उल्टी होंगी ऐसे प्रति समांतर, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे इधर ये उंगलियां हैं, इधर घुंटा है, इधर हथेली है, ऐसे ऐसे उल्टी प्रति समांतर होंगी। ठीक है भाई, समझ आ गया? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड का समूह, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो, एक इधर हो एक इधर हो, दोनों एक दूसरे क्या हो? प्रति समांतर। समझ आ गया? तो उनसे बना हुआ हो। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड की पेंटोस शर्करा के 5 डैश सिरे पर लगा फॉस्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के 3 डैश कार्बन के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। यही क्रम लगातार चलता रहता है और नाइट्रोजन क्षार आपस में, ऐसे नाइट्रोजन क्षार होंगे ना, यहाँ
नाइट्रोजन 4 होंगे ऐसे यहाँ, ठीक है। इधर ए का मतलब, टी का मतलब, एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध बनते हैं? 2। कितने बनते हैं? 2, ठीक है। 3 बंध किसके बीच बनते हैं? 3 हाइड्रोजन बंध कौन कौन से 4 हो? ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच कितने हाइड्रोजन बंध बनते हैं? 3, ऐसे, ठीक है। यही क्रम लगातार चलता रहता है और नाइट्रोजन 4 आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से डीएनए अणु का निर्माण होता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध व साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ठीक है। डीएनए के दोहरे हेलिकल का व्यास मतलब ये है ना, ये ना, कितने एंगस्ट्रॉन का होता है? 20 एंगस्ट्रॉन का, ठीक है। हेलिक्स के एक मोड़ की लंबाई, एक मोड़ यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो एक मोड़, यहाँ से ले लो ये वाला मोड़, ऐसे यहाँ तक की, ठीक है, एक मोड़ ये। इस मोड़ की लंबाई कितनी होती है? 34। और एक मोड़ में कितने कितने 4 जोड़े हो? 10, ऐसे 10 4, एक जोड़ा ये, दूसरा ये, ऐसे कितने होंगे? 10 जोड़े होंगे। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। देखो जरा, हेलिक्स के एक मोड़ की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम और एक मोड़ में कितने जोड़े होते हैं? 10 जोड़े, 4 युग्म होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का महत्व, डीएनए पर डायग्राम याद रखना है, ठीक है। डीएनए पर जीन्स उपस्थित होते हैं जो आनुवंशिकी की क्रियात्मक इकाई होती है। डीएनए पर क्या उपस्थित हो? जीन। तो एक्चुअल में जो लक्षणों का जो ट्रांसफर करती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है, लक्षणों कौन लेकर जाता है? जीन लेकर जाती है। और वो किस पे उपस्थित होती है? डीएनए में। डीएनए से आरएनए बनता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। देखो जरा, डीएनए से क्या बनता है? इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको? डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्या? अनुलेखन। अगर आरएनए से प्रोटीन बनना तो क्या बोलते हैं? अनुवादन। अच्छा, अगर आरएनए से डीएनए बन गया, आरएनए से डीएनए बन गया, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डीएनए से आरएनए बनेगा, अनुलेखन, ठीक है। अगर आरएनए से डीएनए बन गया तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वायरस में होता है ये, ठीक है। जो कोरोना वायरस था वो ऐसे ही कर रहा था, आरएनए से क्या बना रहा था वो? डीएनए। तो इसको बोलते क्या है? क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा अनुलेखन। क्या बोलते हैं इसको? उल्टा अनुलेखन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? उल्टा अनुलेखन या विपरीत अनुलेखन, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल डोग्मा। पूरी प्रक्रिया को डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस पूरे को क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। डीएनए एक अस्थायी अणु है। कैसा है ये? अस्थायी अणु। इसमें उत्परिवर्तन की संभावनाएं कम होती है। डीएनए में उत्परिवर्तन की संभावनाएं क्या होती हैं? कम। अस्थायी अणु है ये, तो बता रखा मैंने तुम्हें। डीएनए आनुवंशिक, अच्छा ये तो हर्षे चेस वाला प्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षे चेस वाला। इसको पढ़ो पहले आराम से, अपनी कॉपी खोल लो और उसको पढ़ो। डीएनए की द्विकुंडली संरचना, जल्दी जल्दी सुनूंगा मैं इसको अभी। डीएनए की द्विकुंडली संरचना, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करो अपनी कॉपी में फटाफट। यही चैप्टर है बस, लास्ट इसे ही पढ़ाऊंगा मैं आज, आधा हो जाएगा इसमें, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक, ये सोच रही मैंने तो पूछा नहीं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत सारे क्या थे? प्रयोग थे। सबसे पहला प्रयोग पता किसने करा था?
किसने करा था? रूपांतरण सिद्धांत था। किसने दिया था? रूपांतरण सिद्धांत ग्रिफिथ। याद आ गया? चूहा वाला जिसमें एस कॉलोनी आर कॉलोनी बनती है ना? याद आ गया? तो लेकिन जो मेन प्रयोग था वो किसने दिया था? हर्शे और चेस ने दिया था। याद रखना है, ठीक है। हर्शे व चेस। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस ने डीएनए में प्रोटीन के बीच कैसे अंतर किया? इससे पहले क्या माना जा रहा था? आरएनए तो हट गया था, ठीक है, आरएनए लाइन से हो गया था गायब। तो साइंटिस्ट पहले क्या सोच रहे थे कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, या तो डीएनए है या प्रोटीन है। इनमें वो समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा है इनमें से आनुवंशिक पदार्थ। तो फिर हर्शे और चेस आए, इन्होंने समझाया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। उसने एक प्रयोग करा, ठीक है। तो प्रयोग देखो क्या है, हर्शे तथा चेस के प्रयोग का। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है? हर्शे तथा चेस के प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। या तो हर्शे और चेस का नाम आएगा लिखा हुआ, या अगर नहीं आया नाम तो क्या आएगा क्वेश्चन याद रखियो, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस के डीएनए व प्रोटीन के बीच अंतर कैसे किया, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन के बीच कैसे अंतर किया, ये मत समझाइए कि ये कुछ और पूछ रहा, पूछ वही रहा है हर्शे और चेस का प्रयोग। तो 1900 किस में आया था? 52 में, ठीक है। और 53 में क्या आया था इसका? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो जब ये सिद्ध हो चुका था ना कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, उसके बाद आया ना 1952 के बाद आया, 1953 बाद में आता ना, तो बाद में आया ना ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, बाद में आया इससे, जब वो सिद्ध हो चुका था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। किसका प्रयोग था? और हर्शे और चेस का। इसमें क्या करते हैं, 1952 ईस्वी में हर्शे व चेस ने एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई बोलते हैं इसको, है ना, एस्केरिचिया कोलाई जीवाणु को, एस्केरिचिया कोलाई जीवाणु को, ऐसा था ना एस्केरिचिया कोलाई जीवाणु, है ना, एस्केरिचिया कोलाई जीवाणु को जीवाणु भोजी बैक्टीरिया, ऐसा होता है जीवाणु भोजी बैक्टीरिया। ठीक है, सही तो जीवाणु भोजी बैक्टीरिया, विषाणु हो ही जीवाणु भोजी बैक्टीरिया, ऐसे विषाणु हो जो जीवाणु क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं, ठीक है, से संक्रमित कराया। तो क्या याद रखोगे? 1952 ईस्वी में हर्शे और चेस ने एस्केरिचिया कोलाई को किससे संक्रमित करवाया? जीवाणु भोजी से, जीवाणु भोजी विषाणु से संक्रमित कराया, जिससे विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ, इसके अंदर कुछ क्या होगा? आनुवंशिक पदार्थ, वो किसके अंदर चल जाएगा? इस जीवाणु के अंदर। आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु के अंदर, इसका आनुवंशिक पदार्थ किसके अंदर चल जाएगा? जीवाणु के अंदर। ये विषाणु है, इसका नाम है जीवाणु भोजी, इससे कहाँ चल जाएगा? इस जीवाणु के अंदर। इस जीवाणु का नाम है एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई बोलते हैं इसको। तो हर्शे और चेस का प्रयोग क्या था? इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है, इसका आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, इनको कुछ नहीं पता था, ठीक है। इसका आनुवंशिक पदार्थ किस में भेजा इन्होंने? किस में भेजा? इस जीवाणु के अंदर भेजा। ये क्या है? विषाणु, इसका नाम क्या है? जीवाणु भोजी, इसका नाम क्या है? एस्केरिचिया कोलाई। ये जीवाणु है, विषाणु है? जीवाणु है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु के अंदर प्रवेश किया जाता है और कुछ समय बाद विषाणु अपने आनुवंशिक पदार्थ का द्विगुणन करने लगता है। क्या करने लगता है? द्विगुणन, मल्टीप्लाई करने लगता है। तो वैज्ञानिक ने इस विषाणु को रेडियो एक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विषाणु को रेडियो एक्टिव सल्फर से और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले दो अलग अलग माध्यमों में वृद्धि कराई। तो जब इस विषाणु को उन्होंने किसमें? रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले माध्यम में क्या कराया? वृद्धि कराया। तो क्या आएगा? देखो क्या होता है, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में विकसित किए गए, ठीक है, जो ये विषाणु था, इसको किस किस में वृद्धि कराया? कैसे कैसे माध्यम में डाला उसने? रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में विकसित किए गए ये जो विषाणु है ना, एक तो सल्फर वाले माध्यम में, एक फॉस्फोरस वाले माध्यम में, रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस वाले माध्यम में क्या कराया? इनको वृद्धि करवाया, ठीक है, विषाणु में। तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में सल्फर। अच्छा देखो, जो फॉस्फेट समूह किस में पाया जाता है?
डीएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में? डीएनए में यार, डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो ना, न्यूक्लियोटाइड हो, तो न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? बीच में पेंटोस शर्करा, साइड में नाइट्रोजन क्षार, इधर साइड में फॉस्फेट समूह। तो जो फॉस्फेट समूह में फॉस्फोरस पाया जाए ना, फॉस्फोरस पाया जा, तो इसका मतलब है जो डीएनए होता है उसमें क्या पाया जाता है? जो डीएनए होता है उसमें क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस। ठीक है भाई, जो डीएनए होता है उसमें क्या पाया जाता है? फॉस्फोरस। ठीक है, समझ आ गया? डीएनए में क्या पाया जाएगा? फॉस्फोरस। तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में, अब ये सल्फर की बात कर रहा था, तो इसका मतलब सल्फर किस में पाया जाएगा? प्रोटीन में। ठीक है, मेन उलझन क्या थी साइंटिस्ट की? या तो प्रोटीन तुम्हारा आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है या डीएनए तुम्हारा आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। तो इन्होंने ये उलझन ही खत्म कर दी, हर्षे और चेस ने। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में विकसित, ये जब इस वायरस को रेडियो एक्टिव सल्फर में विकसित किया, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में विषाणु में, तो इसमें क्या होगा? प्रोटीन का जो आवरण था, प्रोटीन का आवरण, ये आवरण है ना, प्रोटीन का आवरण होता है, जबकि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता। तो इसमें क्या था देखो जरा, क्या किया इसने, क्या किया? रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में विकसित किए गए विषाणु में प्रोटीन का आवरण होता है, जबकि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता। तो क्यों रेडियो एक्टिव सल्फर क्यों पाया गया उसमें? सल्फर क्यों पाया जा रहा? सल्फर क्यों पाया जा रहा? क्योंकि सल्फर जो होगा वो डीएनए में नहीं पाया जाने का, वो सल्फर किस में पाया जाएगा? प्रोटीन में। क्योंकि सल्फर जो प्रोटीन हो ना, प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ हो? अमीनो अम्लों से। उन अमीनो अम्लों के अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर। ठीक है, प्रोटीन किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? अमीनो अम्लों से। बहुत सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। उन अमीनो अम्लों के अंदर क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है उनके अंदर? सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो जब सल्फर वाले माध्यम में उस वायरस को क्या करा गया? ग्रो करा गया, वृद्धि करा गया, तो उसमें क्या पाएगा? प्रोटीन का कोट। क्योंकि प्रोटीन का कोट में क्या पाया जाएगा? तुम्हारा सल्फर। तो वही मिलेगा वहाँ, प्रोटीन का कोट मिलेगा, डीएनए नहीं मिलेगा वहाँ, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, दूसरा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले माध्यम में, जब रेडियो एक्टिव सल्फर वाले में तो ग्रो कर लिया तुमने उसको, ये वायरस था ऐसा कुछ। ठीक है, ये वायरस था ऐसा कुछ। इस वायरस को दो माध्यम में लेगे तुम, एक रेडियो एक्टिव सल्फर, एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जब इस वायरस को, इस विषाणु को तुमने किसमें? सल्फर वाले माध्यम में वृद्धि करवाया, तो उसमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कोट। ये बाहरी प्रोटीन का कोट है, ये मिला सिर्फ। उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं मिला, क्योंकि डीएनए में सल्फर होता ही नहीं, मिलने का ही नहीं। लेकिन जब तुमने इस वायरस को किस में लेगे तुम? उसको फॉस्फोरस वाले माध्यम में लेगे, तो उसमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ डीएनए मिला, क्योंकि डीएनए में क्या होता है? फॉस्फोरस। तो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस वाले माध्यम में विकसित किए गए विषाणु में प्रोटीन का आवरण नहीं होगा। अब ये प्रोटीन का आवरण नहीं होने का, ये बाहर वाला प्रोटीन का आवरण नहीं होने का, इसके अंदर जो डीएनए है ना, ये डीएनए है, ये होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? फॉस्फोरस। किए गए विषाणु में प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, परंतु आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। ठीक है, तो इसको 3 स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले क्या करा गया? स्टेप है ना इसके, हाँ, सबसे पहले क्या करा गया? संक्रमण। तो संक्रमण में क्या करते हैं? संक्रमण में इसमें S35 सल्फर का एक क्या होता है? सल्फर का समस्थानिक होता है, समस्थानिक संबारिक पड़ा। ठीक है, चलो सल्फर ही होए, समझ लो, एक सल्फर का दूसरा प्रकार होए। ठीक है, तो इसमें सल्फर S35 व P32 रेडियो एक्टिव पदार्थों से जीवाणु कोशिका में संक्रमण कराते हैं। सबसे पहले क्या करवाएंगे? संक्रमण करवाएंगे। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये जीवाणु है, विषाणु है? विषाणु है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? रेडियो एक्टिव S35 में अंकित प्रोटीन का कोट। ये प्रोटीन का आवरण बाहर होगा, ये प्रोटीन का आवरण। ठीक है, प्रोटीन का आवरण बाहर वाला है, ये अंदर वाला जो है ना, ये अंदर वाला, ये है डीएनए। तो डीएनए में क्या पाया जाएगा? P32। ठीक है, फॉस्फोरस 32, और प्रोटीन के आवरण में क्या पाया जाएगा? सल्फर S35। तो इनसे क्या करवाओगे? इस जीवाणु को संक्रमित करवाओगे। ठीक है, संक्रमित हो गए। संक्रमित क्या होगा? होगा संक्रमित। तो दूसरा स्टेप देखो क्या होगा? आवरण, ब्लेंडिंग। कुछ समय बाद कोशिका को मथने पर जीवाणु भोजी का प्रोटीन से बना आवरण जीवाणु कोशिका से अलग हो जाता है। ठीक है,
तो जैसे ही क्या हुआ, संक्रमण हुआ, इसने अपना संक्रमण करा इस जीवाणु पे। ये क्या है, जीवाणु, और ये क्या है, विषाणु। तो जैसे ही इस पे संक्रमण करवाया, तो ब्लेंडिंग करोगे तो यहाँ से प्रोटीन का जो कोट होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इससे थोड़ा दूर भाग जाएगा। ये दूर भागता है इससे, तो नहीं, यही मिला रखा है, इससे थोड़ा दूर भागता है, मतलब इससे हट जाता है। पहले संक्रमण कर देगा और फिर क्या कर देगा, अपने आप को हटा लेगा वहाँ से, ठीक है। और ये भी तेने गलत लिख रखा है, आवरण नहीं है, अनावरण है ब्लेंडिंग, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है, अपकेंद्रण। क्या है लास्ट वाला, अपकेंद्रण। परीक्षण करने से पता चलता है कि रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में वृद्धि करने वाले विषाणु ने अपना सारा आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। ऐसा विषाणु जो किसमें वृद्धि कर रहा था, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में, तो उसने अपना जितना भी इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ था, ये बाहर जो दिख रहा है तुम्हें, ये बाहर, ये प्रोटीन का कोट है। ये प्रोटीन का कोट किसका बना हुआ है, सल्फर का। किसका बना हुआ है, लेकिन जो अंदर ये जो चीज़ है, ये आनुवंशिक पदार्थ, क्या ये आनुवंशिक पदार्थ, ये है डीएनए, और डीएनए किसका बना होता है, फॉस्फोरस का। तो अंदर फॉस्फोरस है और बाहर क्या है, सल्फर। तो जैसे तुमने इसको संक्रमित करवाया, ब्लेंडिंग करवाया, ये विषाणु यहाँ से हट गया, तो क्या क्या दिखा तुम्हें, तो विषाणु के अंदर क्या था, विषाणु के अंदर डीएनए था, और डीएनए में क्या था, फॉस्फोरस। तो वो सारा सारा डीएनए किसके अंदर आ गया, इस जीवाणु के अंदर आ गया। ये रहा ना डीएनए, ये डीएनए पूरा किसके अंदर आ गया। तो इसका मतलब इस जीवाणु के अंदर क्या आ चुका है, फॉस्फोरस आ चुका है या सल्फर आ चुका है। डीएनए में क्या होता है, तो इस जीवाणु के अंदर क्या आ चुका है, फॉस्फोरस। बस यही था इसका प्रयोग मेन। देखो जरा, परीक्षण करने के बाद पता चलता है कि रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में वृद्धि करने वाले विषाणु ने अपना सारा आनुवंशिक पदार्थ जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर दिया, किंतु रेडियो एक्टिव सल्फर वाले विषाणु ने ऐसा नहीं किया। रेडियो एक्टिव जो सल्फर में ग्रो करा गया था उसने ऐसा नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डीएनए में फॉस्फोरस होता है। इससे क्या स्पष्ट होगा कि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस, किंतु सल्फर नहीं। अतः जीवाणु भोजी डीएनए से जीवाणु की कोशिका में फॉस्फोरस आया, अतः डीएनए ही आनुवंशिक क्या है, पदार्थ है। इससे पता चल गया था कि जो ये विषाणु है इससे क्या आया था, सिर्फ और सिर्फ क्या आया था, फॉस्फोरस आया था, सल्फर, फॉस्फोरस आया था। और इससे क्या तो पता चल गया तुम्हें, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ है वो प्रोटीन ना होकर क्या है, प्रोटीन ना होकर क्या है, डीएनए है। प्रोटीन ना होकर क्या है, डीएनए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके घर जाके दोबारा पढ़ना, ठीक है। हर्ष और चेस का प्रयोग, 3 प्रयोग है वैसे, इसके 2-3 प्रयोग थे आनुवंशिक पदार्थ को सिद्ध करने के लिए, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है तुम्हें घर जाके, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है इससे अगला वाला, अनुलेखन। अनुलेखन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अनुलेखन से क्या तात्पर्य है, जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन कैसा आएगा, अनुलेखन से क्या तात्पर्य है, अनुलेखन से क्या तात्पर्य है। अनुलेखन मतलब, अनुलेखन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। आरएनए से अगर प्रोटीन बनती है उसको क्या बोलते हैं, अनुवादन, ठीक है। तो अनुलेखन क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। दो क्या डीएनए के कितने ये होते हैं, डबल हेलिक्स होता है, डीएनए कितना होता है, डबल हेलिक्स। क्या इस वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भी क्या बनेगा, आरएनए। इसका भी इस वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड का भी आरएनए बनेगा, एक का बनता है, एक श्रृंखला का क्या बनता है, आरएनए बनता है। दोनों से नहीं बनने का आरएनए, सिर्फ एक से ही बनेगा आरएनए, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए जब बनता है, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, अनुलेखन। क्वेश्चन कैसा आएगा, अनुलेखन से क्या तात्पर्य है, जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अनुलेखन किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। सारे क्वेश्चन इसके हैं, ध्यान से पढ़ना है। ये 2 चैप्टर जो मैंने बताए ना, एक ये वाला, एक इससे पिछले वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों में से भरपूर आएगा, देख लेना तुम। 1-1 नंबर का भी आएगा इसमें से, बड़ा बड़ा तो आएगा इसमें, जो 3-3 नंबर के वो यहीं से आएंगे क्वेश्चन। ध्यान रखना है, 2 चैप्टर बिल्कुल मस्ट रीड करके जाना, जो मैंने तुम्हें पढ़ाए ना वो रट के जाना है। दोनों चैप्टर में के जितने भी क्वेश्चन कराए, 6-7 क्वेश्चन है, सारे रट के ही जाना है इस चैप्टर के, ठीक है। देखो जरा 15 के आसपास हो गए होंगे क्वेश्चन, तो 15-16 तो हो गए होंगे।
लास्ट वाले तो अभी ताजे ताजे पढ़ा दूँ मैंने चैप्टर। देखो जरा, अनुलेखन किसे कहते हैं? अनुलेखन को इंग्लिश में बोलता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? तो डीएनए के एक स्टैंड से, डीएनए का एक स्टैंड, ये दोनों से नहीं, डीएनए के एक स्टैंड से, डीएनए के एक स्टैंड से एमआरएनए, कौन सा है? आरएनए। आरएनए बहुत सारे हो, एमआरएनए, टीआरएनए, बहुत सारे हो ना। एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। तो डीएनए के एक स्टैंड से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। इस प्रक्रिया क्या कहते हो तुम? अनुलेखन। ठीक है, एमआरएनए बनेगा इससे। इस प्रक्रिया क्या कहते हो? अनुलेखन। यह कोशिका विभाजन के जीवन व जीटू अवस्था में होती है। किस किस में होती है? कोशिका विभाजन कुछ ऐसा होता है, यहाँ होती है एम फेज। कोशिका विभाजन की कौन सी फेज होती है? एम फेज। ठीक है, यहाँ होती है जीवन अवस्था, यहाँ होती है एस अवस्था, यहाँ क्या होती है? जीटू अवस्था। ठीक है, तो कौन सी अवस्था में होता है विभाजन का? कौन सी? जीवन और जीटू में। ठीक है, कौन सी में होगा? अनुलेखन किस में होता है? जीवन और जीटू में। ठीक है, आगे देखो जरा। अनुलेखन की प्रक्रिया में अनुलेखन इकाई की अहम भूमिका होती है। अनुलेखन इकाई की क्या होती है? बहुत अहम भूमिका। अनुलेखन इकाई देखो किसे कहते हैं? अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। नीचे फाइल लगी, फाइल दे। शॉपिंग करनी है? अनुलेखन इकाई कितने भाग होते हैं? 3। देखो जरा, सबसे पहला क्या होता है? उन्नायक। क्या होता है? उन्नायक। इसको बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं इसको? प्रमोटर। ठीक है, उन्नयन तो किसे कहते हैं? उन्नयन। प्रमोटर किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। उन्नायक किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया, यहाँ से होती है ना अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू। मेरा कैसे हो जाएगा? चलो खत्म होगा, कुछ नहीं। ये रह रहा थोड़ा सा, थोड़ा डॉक्यूमेंट ठहर अपने घर से ठहरेंगे। कोई नहीं, चलिए रात हो, हम तेरे घर की तरफ को चल रहे होंगे, घूमगे तो तुझे ले आएंगे। चल ठीक है, तो गाड़ी छोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम वीरान तो है ही। हाजिरी काम नहीं माना ना, छोड़ दूंगा। समझ गई? 10% कंप्लीट नहीं, 10% कंप्लीट नहीं। 10% कंप्लीट। हाँ समझ रही मुझे वीरान। हाँ लास्ट क्वेश्चन है। देखो जरा, अनुलेखन इकाई में 3 भाग होते हैं। अनुलेखन इकाई में कितने भाग होते हैं? 3। सबसे पहला प्रमोटर होता है, बीच में क्या होती है? स्ट्रक्चरल जीन, और लास्ट में क्या होता है? ये टर्मिनेटर। तो उन्नायक किसे बोलते हैं? संरचनात्मक जीन किसे कहते हैं? समापन किसे कहते हैं? तो उन्नायक वह प्रक्रिया जहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू हो, जहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी ना अनुलेखन की, उसके बोलते हैं उन्नायक। ठीक है, प्रमोटर बोलते हैं उसको। वह स्थान जहाँ से mRNA की लंबी श्रृंखला बनती है। ठीक है, तो संरचनात्मक जीन किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ से mRNA की क्या बनेगी? लंबी श्रृंखला। समापक किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर अनुलेखन क्या होगा? अनुलेखन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो देखो जरा, ये कार्ड रखा है ना, गुल्लू आ रहे हैं, गुल्लू खाने तो नहीं आते। क्या नाम? सनी वाला। बाबा ये इस तरह मोटा तरीका है ना। पांच पर हो गया इतना पर हो गया। बूढ़ा पहले देखो जरा, अनुलेखन की प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। कहाँ शुरू होगी? आरएनए पॉलीमरेज से। कहाँ से होगी? जो डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन। डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं उसको। वो कौन से एंजाइम से शुरू होता है? डीएनए पॉलीमरेज से। ठीक है, बन क्या रहा है? डीएनए, तो डीएनए पॉलीमरेज से शुरू होगा। और यहाँ क्या बनना है? डीएनए से
आरएनए, तो यहाँ किससे शुरू होगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अनुलेखन की प्रक्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक प्रकार का क्या पाया जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, जो अलग अलग प्रकार के आरएनए अणुओं का निर्माण करते हैं, अलग अलग प्रकार के आरएनए अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 1 बताया था कैसे याद रखना? बताया था कैसे? बताया था कैसे? बताया था आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, याद रखना है। 3 प्रकार के पाए जाएंगे। कैसे? देखो, RHT बताया होगा मैंने शायद तुम्हें, 2 ही लिख रखेगा मैंने, 3 होंगे, 3 लिखवा रखे मैंने, देखिए जरा, RHT करके लिखा रखा होगा, है ना? 3 होंगे। देखो, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा, देखो आरएनए पॉलीमरेज 1, RP1, RP2, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, RP3। देखो जरा, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 से पता कौन सा बनता है? कौन सा आरएनए बनता है? वो बनता है आरआरएनए। कौन सा बनता है? आरआरएनए, आरआरएनए। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का, 100%। ठीक है, आ गया ना? लिख दियो। आरएनए पॉलीमरेज 2 से क्या कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए। कौन सा बनता है? एमआरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 3 से कौन सा बनता है? टीआरएनए। कौन सा बनता है? टीआरएनए। ठीक है भाई, ऐसे याद रखना। आरएनए पॉलीमरेज 1 से आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 से एमआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 से। क्वेश्चन आ रखा है ये, और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस के 1 नंबर के। देखो जरा, अब 2 स्टैंड होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्टैंड, एक होता है कोडिंग स्टैंड। वह स्टैंड जो अनुलेखन में भाग लेता है, इसकी ध्रुवता कहाँ से कहाँ होती है? 3' to 5', 3' to 5' जिसकी ध्रुवता होती है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। तो वह स्टैंड जो अनुलेखन में भाग लेता है, अनुलेखन में कौन सा भाग लेगा? टेम्पलेट स्टैंड। ये वाला मैंने बताया था, एक ही स्टैंड का क्या बनेगा? एक ही स्टैंड से आरएनए बनता है, तो डीएनए का कौन सा जो स्टैंड भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? ये वाला नहीं होता है, ये वाला भाग नहीं लेता है आरएनए बनाने में, ऊपर वाला भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। और उसकी ध्रुवता कहाँ होती है? 3' to 5'। ठीक है, और बनने वाले आरएनए इसके विपरीत क्षार युग्मों का होता है। मतलब अगर डीएनए टेम्पलेट स्टैंड का जो क्षार युग्म है वो ऐसे लिख रखा, ATCG ऐसे लिख रखा। ठीक है, तो इससे जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? आरएनए बनेगा कैसा बनेगा? इसके उल्टा बनेगा। ए का क्या होगा? थाइमिन। अच्छा, थाइमिन होगा। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या हो? यूरेसिल। तो यहाँ यूरेसिल आएगा ए की जगह। ठीक है, उसके बाद टी की जगह क्या आता है? टी के सामने क्या आता है? ए, एडेनिन। सी की जगह क्या आता है? जी, उल्टा बनेगा इसका, और जी की जगह क्या आएगा? सी। तो ऐसा आरएनए बनेगा, ये है इसका मतलब। तो देखो, वह स्टैंड जो अनुलेखन में भाग लेता है इसकी ध्रुवता 3' to 5' होती है, और बनने वाला आरएनए इसके विपरीत क्षार युग्म वाला होता है। इसके विपरीत होंगे, मतलब एक इसके साथ बॉन्ड बनाता है थाइमिन के, लेकिन थाइमिन होने का थाइमिन की जगह क्या होगा? यूरेसिल। इधर थाइमिन है, थाइमिन के उल्टा क्या होता है? एडेनिन। ऐसे होगा, इसके विपरीत होगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? एंटी सेंस स्टैंड भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है? उसके बाद कोडिंग स्टैंड क्या होता है? क्या करा? कोडिंग स्टैंड। दूसरा क्या होता है? कोडिंग स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड पता चल गया? टेम्पलेट स्टैंड एंटी सेंस, उल्टे वाला। ठीक है, एंटी मतलब उल्टा होता है। उसके बाद कोडिंग स्टैंड, कूट लेखन रज्जुक बोलते हैं इसको, कूट लेखन रज्जुक। कभी तुम्हें वहां पूछा जाए कूट लेखन रज्जुक तो पता ही नहीं क्या है, तुम रट के चले कोडिंग स्टैंड, कूट लेखन रज्जुक, हिंदी में भी याद रखना। यह किसी भी प्रकार के आरएनए का अनुलेखन नहीं करता, किसी प्रकार के आरएनए का अनुलेखन नहीं करता। इसकी ध्रुवता देखो कहाँ से कहाँ होती है? 5' to 3', 5' to 3' होती है। और नए बनने वाला आरएनए इसी प्रकार इसके जैसा होगा। किसके जैसा होगा? इसी के जैसा होगा। मतलब अगर निचले वाला जो कोडिंग स्टैंड है, कोडिंग स्टैंड पे अगर क्या लिखा UAGC, ठीक है, तो इसके जैसा ही क्या बनेगा तुम्हारा आरएनए। देखो आरएनए इसके जैसा ही नहीं बनना, UAGC, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसको सेंस स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंस स्टैंड।
इसी के जैसा होता है, बस वो याद रखना थाइमिन के जगह क्या होगा, यूरेसिल। अनुलेखन की क्रियाविधि, अब यहाँ से शुरू है क्रियाविधि, अनुलेखन होता है कैसे। सबसे पहले क्या होगा अनुलेखन का, 3 चीज़ होती है अनुलेखन का। सबसे पहले क्या होता है प्रारंभ, फिर क्या होता है इसकी लंबाई बढ़ती है, और फिर क्या होता है इसका समापन। तो ये भी समापन ठीक है। सबसे पहले क्या होगा अनुलेखन शुरू होगा, फिर क्या होगी इसकी लंबाई बढ़ेगी, फिर क्या होगा अनुलेखन समाप्त। 3 स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा सिग्मा कारक, सिग्मा फैक्टर आता है अनुलेखन इकाई के प्रमोटर क्षेत्र में पहचान कर उससे आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ देता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं और सिग्मा कारक अलग हो जाता है। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ प्रमोटर रीजन है ये, ठीक है। इस प्रमोटर रीजन से क्या आएगा सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा इससे, सिग्मा फैक्टर आएगा, इसको प्रमोटर को पहचानने का। इस प्रमोटर से क्या जोड़ेगा वो आरएनए पॉलीमरेज, क्या जोड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा अनुलेखन में सिग्मा फैक्टर आएगा, वो सिग्मा फैक्टर क्या करेगा इस प्रमोटर को पहचानने का आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ेगा। किसे जोड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज के खुद के पास ये जानकारी नहीं होती कि वो प्रमोटर को पहचान पाए, इसलिए वहां आना क्या जरूरी है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा कारक क्या आना जरूरी है। वो सिग्मा कारक क्या करेगा इस प्रमोटर रीजन को पहचानने का, प्रमोटर क्षेत्र को क्या करेगा पहचानने का, और इससे प्रमोटर से क्या किसको जोड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज को। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है तुम्हारी, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है अनुलेखन का प्रारंभन, इनिशिएशन कहलाती है। देखो सबसे पहले सिग्मा कारक आएगा अनुलेखन क्षेत्र में प्रमोटर को पहचानने का, प्रमोटर क्षेत्र को पहचानने का, और आरएनए पॉलीमरेज को उससे क्या कर देगा जोड़ देगा, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे खुल जाएंगे, और सिग्मा कारक फिर इतना ही काम है उसका, वो क्या हो जाता है अलग। उसके बाद क्या होगा लंबाई बढ़ाना, इसको बोलते हैं इलोंगेशन। अब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्टैंड पर 5' to 3' दिशा में एमआरएनए का निर्माण करता है और एमआरएनए की लंबी श्रृंखला बनाता है। किसका निर्माण करता है, क्या करा सबसे पहला स्टेप कौन सा हो अनुलेखन में, अनुलेखन का प्रारंभ में किससे हो, कौन सा कारक हो, सिग्मा किस पा को जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज किस पा किसे पहचानने का, प्रमोटर को, प्रमोद को प्रमोटर को उन्नायक बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। फिर क्या होगा लंबाई बढ़ेगी, इसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। लंबाई में क्या होगा आरएनए जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा टेम्पलेट स्टैंड मतलब ऊपर वाला स्टैंड है ना, ऊपर वाले स्टैंड पर 5' to 3' दिशा में क्या करेगा एमआरएनए का निर्माण करेगा, और उसकी लंबाई में क्या करेगा श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बढ़ा देगा, लंबाई में वृद्धि कर देगा, ठीक है। ये होता है इसमें लंबाई बढ़ाना, मतलब सिंपल सी बात है यहाँ पे एमआरएनए की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। और लंबाई बढ़ाने का काम कौन आता है आरएनए पॉलीमरेज। सबसे लास्ट में क्या होगा टर्मिनेशन, इसको क्या बोलते हैं समापन। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चल जाता है और अंत में समापन तक पहुंचता है, समापन मतलब टर्मिनेटर, ये वाला ये टर्मिनेटर समापन तक पहुंचेगा, तो समापन तक पहुंचता है, पहुंचकर अनुलेखन इकाई से अलग हो जाता है। अलग अलग करने का काम कौन करता है रो फैक्टर, ऐसा रो है ना, रो फैक्टर। खत्म, 5 चैप्टर खत्म, कम से कम देख लियो 15-16 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, सारे के सारे याद कर पाइयो। ये 2 चैप्टर के तो छोड़िए ना, ठीक है। जाओ।